नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। नाबालिग लड़के के साथ मारपीट का वीडियो वायरल तेजी के साथ सोशल मीडिया पर हो रहा है, जिसमें नाबालिग लड़के के साथ 2 से 4 लड़के वीडियो में मारपीट के बाद उसे मुर्गा बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं दबंग युवकों ने नाबालिग लड़के से अपने पैर भी छुआए। सीपड़ी बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी तो वहीं घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तेजी के साथ जमकर हो रहा है वायरल। अब तो भर रही पन्ने पड़े और पेट्रा बनना डिलीट तो हो ही रही पर तेरी नहीं छू दूंगा पर रहोगे नहीं पर मूड कर के तो लगा नहीं लगा है अरे यार गुरु भाई यार लगा 5 तक लगा। अब तो भर रही पन्ने पड़े और पेट्रा बनना डिलीट तो हो ही रही पर तेरी नहीं छू दूंगा पर रहोगे नहीं पर मूड कर के तो मैं नहीं आ रहा रुक जा नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर वगैरह भी ली, वीडियो वगैरह भी बनाई उन्होंने इंची टेप से सब चीज़, मतलब ऊपर से लेकर उनकी वीडियो बनाई नीचे तक। कहा कि तुम्हारे बालों से पैसे और तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, उसमें से हम सारे आधे आधे कर लेंगे। पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने के कारण अपना मकान बेच रहा हूं के पोस्टर किए मकान पर चस्पा। पूरा मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के प्रेमपुरी का है, जहां रामपाल सिंह राणा के मकान पर मकान बिकाऊ, न्याय न मिलने के कारण मकान बेचे जाने के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। वहीं मामले को लेकर जहां पीड़ित परिवार ने थाना नगर कोतवाली में अपनी नाबालिग 2 बच्चियों के साथ हुई घटित घटना को लेकर लिखित शिकायती पत्र दिया, तो वहीं पुलिस की ओर से कार्यवाही में हताशा होने के कारण नाबालिग बच्चियों के परिवार ने मकान पर किए थे पोस्टर चस्पा, जिसमें थाना नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं हैरान कर देने वाली बात है कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, जिसको लेकर पीड़ित परिवार को अपने मकान पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर करने पड़े थे चस्पा। वहीं मामले पर गंभीर संज्ञान लेते हुए नगर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं अपनी फ्रेंड के पास गई थी, खुशी के पास, तो उसने एक भाभी से मिलवाया, तो वो कहने लगी भाभी मेरे से कि तेरे पापा एम्स में एडमिट है, मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगी और एक फ़ोन दूंगी, तुझे मेरे साथ चलना है। मैंने उनसे मना किया। अगले दिन उन्होंने मुझे फिर बुलाया फ्रेंड के साथ, खुशी के, तो मैं उसके साथ चली गई। उसने मुझे अपने घर में चाय और खीर खिलवाई, मैंने वो खा ली। फिर मैं अपने घर की नहीं सुन रही थी, उसी के पास जा रही थी, तो मेरी मम्मी दिल्ली गई हुई थी, मैं उसके पास वो जाना करा, तो उसने मुझे एक दिन कहा, 2 आंटियों को बुलाया, उन आंटियों ने आके मेरी फ़ोटो ली, इंची टेप से लंबाई नापी, बाल लिए और मेरी चेस्ट वेस्ट की फ़ोटो ली। फिर कहने लगी हम तेरे गंदे फ़ोटो जब भेजेंगे पहले हम 2 लाख रुपए लेंगे।
तो फिर उन्होंने मेरे वे फ़ोटो नहीं लिए थे। तो एक दिन उसने मेरे से कहा, ज्योति ने और सोनिया ने, कि तुझे स्कूल से बंक करना है और हम तुझे वहाँ पर लेके चलेंगे, 3 गाड़ी आएंगे तो हम सारे चलेंगे तेरे साथ। फिर ज्योति मुझे वहाँ पर लेके गई सोनिया के घर। वहाँ पे सोनिया, अन्नू और एक आंटी होती, उनका नाम नहीं पता मुझे, वे सारे वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की और मुझे दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि इसका टाइम बता दो, किस टाइम लेके आना है। उन्होंने कहा कि अभी इसका टाइम नहीं निकला और मैं टाइम बता दूंगा इसका, तुम इसे अपने पास बिठा के रखो। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा के रखा। फिर 3 बज गए, मैं कहने लगी मुझे घर जाना, मेरी मम्मी मुझे मारेंगी। तो उसी दिन उसने कहा कि मैं तुम्हें 6 तारीख लास्ट रखूँगी, मैं तुम्हें यहाँ से 6 तारीख को 1 दिन के लिए भेज दूँगी। उसने मेरे से कहा कि तुम्हारे बालों से पैसे और तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, उसमें से हम सारे आधे आधे कर लेंगे। उसने इतनी बात मेरे से कही। फिर कहने लगी कि तुम्हारी जो बड़े वाली बहन है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, सबको लेके जाऊँगी और तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगी, हम और कहीं चले जाएंगे। तो फिर उसको मेरे से कहने लगी कि तुम्हें वहाँ कुछ नहीं करना, बस तुम्हारे वो कपड़े उतारेगा और अपने कपड़े पहनाएगा, तुम्हें बस इतना काम करना है, मैं तुम्हें लेकर यहाँ पे आ जाऊँगी। फिर मेरे से कहने लगी कि तुम अपने पापा को उन पैसों से इलाज करवाना है ना, और एक सोने की चैन पहन लेना, अपनी मम्मी को मत बताना कुछ भी बात। और मैं अपने घर के लिए एक गाड़ी निकलवा लूँगी, कि मैं अपने हस्बैंड को गाड़ी निकलवा कर दे दूँगी और तुम्हारा भी काम होगा और मेरा भी काम होगा। कहाँ लेके जाना चाहते थे? वो तांत्रिक के पास ले जाना चाह रही थी। कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? सोनिया, अन्नू, ज्योति और भी थे, एक आंटी होती, उनकी पूरी फैमिली मिली हुई थी। तांत्रिक का नाम क्या है? तांत्रिक का नाम नहीं पता, वो तांत्रिक को बुला रही थी पर उसने तांत्रिक को बुलाया नहीं था। तो फिर इस मामले की जानकारी आपके घर वालों को जैसे ही लगी, हाँ जी। तो क्या चाहते हैं आपका परिवार, आप क्या चाहते हैं इस मामले में? उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो तांत्रिक पकड़ा जाना चाहिए। हाँ बेटा, आपकी और आपकी बहन के साथ कोई एक मामला हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि जौन सोनिया है और ज्योति है, ज्योति ने मतलब हमारी उन्हें आना जाना करवाया, खुशी ने जैसे आना जाना करवाया। तो उन्होंने कहा कि भाभी तू ये एक काम बताएगी, ये फलाना ढिगाना। तो उन्होंने एक तांत्रिक को कहा, तांत्रिक था एक, पता नहीं ये गांव का नाम बताया उन्होंने, खड़ड़ गांव को बता रही है मैं तो, कि खड़ड़ गांव का था वो तांत्रिक। तो बहन की फ़ोटो वगैरह भी ली, वीडियो वगैरह भी बनाई उन्होंने, इंची टेप से सब चीज़, मतलब ऊपर से लेकर उनकी वीडियो भी बनाई नीचे तक बहन की। तो फिर मेरी भी बनाई, सोनिया ने मेरी भी वीडियो बनाई। सोनिया ने अपने घर में वीडियो मेरी बना के और एक अंकल से वीडियो कॉलिंग पे बात भी कराई थी। तो वे अंकल कह रहे थे कि हम 6 तारीख को इन दोनों को बुला लेंगे, दोनों को एक साथ ही बुलाएंगे, इन दोनों बहन को, क्योंकि इनके घर के अलग अलग नहीं भेजने के। तो इस कारण हमने है ना फिर अपने घर में बताई, घर वालों को पता चली कि घर वालों ने कहा कि ठीक है। फिर घर वालों ने ज्योति के घर गए तो ज्योति ने बोला घर वालों को कि ऐसा कुछ नहीं है जी, मेरे घर में भी बेटी है। तो फिर घर वालों ने मतलब जो चाची है, चाची ने धमकाया उनको। तो चाची ने कहा, फिर चाची ने हमारे से पूछा कि सारी बात क्या क्या हुई। तो हमने सारी बताई। मैं कहा चाची ऐसे ऐसे बात है। तो चाची ने उनको जाकर कहा, हमने पूछा गया, किसी ने कुछ नहीं करा अभी तक। क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हो ना, जेल भेजना चाहती है बस, तांत्रिक को पकड़ना चाह रही है। मकान पे पोस्टर लगाए गए हैं कि ये मकान को हमने पोस्टर इसलिए लगाया, अब क्या करें, मुझे कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा है तो मकान बेच रही है, इस कारण हमने मकान पे लिख रखा है ये मकान बिका हुआ है, न्याय के कारण मैं अपना मकान बेच रहा हूँ। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर गोकश अभियुक्त गण घायल सहित कुल 4 अभियुक्त गण गिरफ्तार किए गए। ग्राम बहलोलपुर के जंगल में हुई गोकशी की घटना का पुलिस ने किया सफल अनावरण। अभियुक्त गण के कब्जे से एक रास गोवंश जिंदा, गोकशी के उपकरण, अवैध शस्त्र तथा 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। इस दौरान गो तस्करी, गोकशी की घटनाओं को रोकने तथा ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी आनंद देव मिश्र की कुशल नेतृत्व में आज पुलिस ने गो तस्करों के साथ एसओजी की संयुक्त टीम को लेकर सटेड़ी नहर पुलिया के पास मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षा के जवाबी फायरिंग में 3 शातिर गोकश अभियुक्त गणों को घायल गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले पर देखिए यह खास रिपोर्ट।
पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ मामला था पूरा? आज दिनांक 1 मार्च 2024 को थाना बुढ़ाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना बुढ़ाना में 23/24 फरवरी की रात्रि को हुई गौकशी की घटना में संलिप्त अभियुक्त आज फिर सटेड़ी नहर पुल पर फिर दोबारा गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तुरंत थाना बुढ़ाना द्वारा पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा गया कि 6 अभियुक्त एक बछिया को बांधे हुए गौकशी की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। तुरंत पुलिस द्वारा एक्शन में आकर के उनको रोककर उनको गिरफ्तार करने की प्रयास किया गया। इस पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इस फायरिंग में हमारे एक सब इंस्पेक्टर रविंदर घायल हो गए हैं। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिस फायरिंग में कुछ बदमाश भाग निकले और 3 अभियुक्तों के घायल हुए हैं। जब अभियुक्त भाग गए तो तुरंत सारे एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। उस कॉम्बिंग ऑपरेशन में पास में ईको के खेतों में एक छुपा हुआ अभियुक्त दीपक जो है गिरफ्तार किया गया है। बाकी 2 अभियुक्त जो हैं वो भाग निकलने में सफल हुए हैं और इसमें अभी जो घायल अभियुक्त हैं इनको मेडिकल उपचार के लिए ले जाया जा रहा है और थाना बुढ़ाना पर इसका एक अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या क्या वेपन्स इनसे मिले हैं और क्या आपराधिक इतिहास इनका? इनसे हमें 4 देसी तमंचे 315 बोर मिले हैं, 5 जिंदा कारतूस 315 बोर मिले हैं और 4 खोखा कारतूस मिले हैं। जो गुलफान है ये पुराना गौकश रहा है। बागपत में भी इसने गौकशी की घटना की है। पहले भी ये गौकशी के मामले में जेल जा चुका है और बाकी जो अभियुक्त हैं वो इसके साथ हैं। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। 27 तारीख को एक FIR दर्ज हुआ है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। एक महिला अधिकारी जो वसुंधरा में रहते हैं उनके द्वारा ये शिकायत दर्ज की गई है। कोई प्राइवेट कंपनी जो पार्सल सर्विसेज चलाते हैं उनके नाम से किसी ने फ़ोन किया और कहा कि आपके नाम से जो पार्सल हुआ है उसमें बहुत सारे इलीगल आइटम्स हैं और ये अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को हम बताएंगे तो आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी। और उसमें कुछ लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स बन के भी महिला को ऑनलाइन स्वाइप कॉल में उनसे बात की और अरेस्टिंग की धमकी दी है और वो सारी चीज़ें करके उनसे 56 लाख के ट्रांजैक्शन करवाए हैं। तत्काल जैसे पुलिस को सूचना मिली है हम लोगों ने जो जिस बैंक के खातों में पैसे गए उनको ब्लॉक कराने के लिए भी हम लोगों ने मेल कर दिया है, फ़ोन भी कर दिया है। उसमें काफ़ी चीज़ें प्रगति में हैं। बाकी जो ये लोग इस तरह से जो ठगी किए हैं उनको पकड़ने के लिए तमाम इन्वेस्टिगेशंस की कार्रवाई चल रही है। उनके जो बैकग्राउंड ऐप्स जो चलाए हैं उन्होंने उससे जो डेटा भी मंगाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। सर, जिस तरीके से साइबर क्राइम के जो मामले सामने लगातार आ रहे हैं, जिस तरह से डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ रहा है। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि इस तरह की थ्रेट कॉल से बचेंगे कुछ नहीं? जी, पहले तो कोई भी आदमी पुलिस के नाम से, इनकम टैक्स के नाम से, ईडी के नाम से आपको धमकी देने के लिए फोन करे तो आप बिल्कुल उसको इग्नोर करिएगा। कोई भी इस तरह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जब तक आप कोई किसी भी अनैतिक कार्यों में या अननेसेसरी जो क्राइम पे आप लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कोई न पुलिस आपको डिस्टर्ब करती है, न किसी भी एनफोर्समेंट एजेंसी आपको डिस्टर्ब करती है। आज के डेट में बहुत सारे चीजें चल रही है कि आपको डरा के, धमका के, पुलिस के नाम से, आईटी के नाम से, ईडी के नाम से आपसे ठगते हैं। खुद ही पुलिस अधिकारी बनते हैं, वर्दी पहन के आपको ऑनलाइन आते हैं, इस तरह से वो करती है। जब भी आपको कोई ऐसे अधिकारी ऑनलाइन आपसे फोन पे संपर्क करता है, तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आप चले जाइए और वहां का साइबर सेल में आप रिपोर्ट करिएगा और ये उनका फोन नंबर दीजिएगा। वहां का साइबर सेल आपको वेरीफाई करके बताएगा ये जो नंबर सही में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का या नहीं है। कृपया नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। गन्ने से लदा ओवरलोडेड ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली पर पलटा, जिसमें एक महिला सहित 5 से 6 बच्चे सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में हुई 3 की दर्दनाक मौत, अन्य गंभीर रूप से हुए घायल। शामली जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र में झिंझाना बस स्टॉप पर शनिवार की शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। समय करीब शाम 6 बजे के लगभग जैसे ही गन्ने से लदा ओवरलोडेड ट्रक सड़क पर चल रहा था तो सड़क पर साइड में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के
बराबर में जैसे ही ओवरलोडेड ट्रक पहुंचा कि अचानक गन्ने से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर पलटा। ट्रक असंतुलित होकर गन्ने से लदा ट्रक जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर पलटा तो इस दौरान ट्रॉले में बैठे एक महिला सहित 5 से 6 बच्चों की जिंदगियां हादसे की चपेट में आ जाने से चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग राहत बचाव कार्य के लिए घटना स्थल की ओर दौड़े, मगर इस ट्रॉली और गन्ने के ट्रक के बीच में फंसे लोगों को निकालना किसी भी आमजन के लिए किसी मील के पत्थर को हटाने से कम नहीं था। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने तुरंत जेसीबी मशीन क्रेन की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू कराकर सभी को बचाने का प्रयास किया, मगर जब तक सभी को ट्रक और ट्रॉली के बीच से निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 5 की हालत खराब हो चुकी, जिन्हें तुरंत पुलिस के द्वारा उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, मगर चिकित्सकों ने भाई बहन दादी सहित 3 को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है। घटना को लेकर आम जन में भारी शोक की लहर है। वहीं पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली गांव लपराना की बताई जा रही है। ट्रक में न तो ओवरलोडेड होता वजन और न होता यह हादसा। ओवरलोडेड गन्ना ट्रकों की वजह से शायद दिन प्रतिदिन बढ़ रही है हादसों की संख्या। इस ओर देना चाहिए शामली जिला प्रशासन को ध्यान, जिससे इस तरह के सड़क हादसों में आ सके कमी। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। सुनो सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, विशाल पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम सिसोली जिला मुजफ्फरनगर को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के अंतर्गत श्रीमान ADM प्रशासन मुजफ्फरनगर द्वारा गुंडा मानते हुए आज दिनांक 3/3/24 से 2 माह के लिए जनपद मुजफ्फरनगर से निष्कासित किया जाता है। आज दिनांक 3/3/24 को मुझ परिवार निरीक्षक दिनेश कुमार थाना भोरा कला जिला मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में विशाल पुत्र भीम सिंह को ग्राम भाजू थाना बाबरी जनपद शामली की सीमा में आदेश की एक प्रति देकर बाद उचित हिदायत छोड़ा गया। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। अश्विन भाई, भाई इधर आ जाओ। आओ, लाइट भी भाग रही होगी भाई। चल रहा है, 1 मिनट चल रहा है। चलो भाई, घर पर आग लगी है, क्या है सब?
ये यहाँ पे शामली बस अड्डे पे जो पश्चिमांचल का जो ट्रांसफार्मर का एक रिपेयरिंग वर्कशॉप है, आज सुबह लगभग 4:15 बजे के आसपास फायर कंट्रोल को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ का जो उसका गोदाम है उसमें आग लगी हुई है। इसमें फायर कंट्रोल और सिविल पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुँच के आग पे काबू किए जाने के प्रयास किए गए। लगभग 1-1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग स्थिति अंडर कंट्रोल है और इसमें लगभग चारों तरफ से जो इसको आग को घेर लिया है और अभी भी जो है वो कुछ हद तक आग लगी हुई है, लेकिन अगले कुछ देर में जो इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसमें जो हमारे जनपद के जो फायर टेंडर्स है, इसके अलावा आसपास के जनपदों में भी फायर टेंडर्स बुलाए गए हैं। जो आसपास की आबादी है उसको फिलहाल खाली करवा दिया गया है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। इसमें फिलहाल किसी को जनहानि की सूचना नहीं है। जैसे ही आग को पूरी तरह से काबू पाया जाएगा इसके संबंध में फर्दर आपको अवगत करवा दिया जाएगा। सर, किसी तरह की कोई आन हानि अभी फिलहाल किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि ये बंद वर्कशॉप है और इसके अंदर कोई रहता नहीं है, तो अभी संभवतः कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं है। सर, कुछ पता चल रहा है किस तरीके से आग लगी? नहीं, अभी तक फिलहाल जो है वो आग को पूरी तरह से काबू पाया जा रहा है। जैसे भी इसकी डिटेल इंक्वायरी होगी उसमें सभी कारणों का पता चलेगा। अभी इसको कहना बहुत अच्छा है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। निकाल ले, वीडियो बना रहे हैं हम। थोड़ा ले जाएंगे कचहरी में, अंदर बुलो इसे, अंदर लो, अंदर लो इसे, अंदर लो नहीं मैं पकड़ा है, क्यों पकड़ा है? क्लाइंट है, मेरी कोई कमी बताओ। अरे खींच तो यार, वो भी। अरे कहाँ है तुम्हारे एडीजे कोर्ट में, इस वाले में मेरे पिछले जो तुम्हारे पिछले मुकदमे जब भी मैं घर से ऐसे उठाया और अब जो फिर ऐसे ये मेरे साथ हो रहा है। मुझे बताएं सही रास्ते में उठा रहे नहीं? हाँ, तारीख करने आया लौंडा शिकारपुर वाले। अरे यहाँ तक उठा लिया कचहरी से। क्या बात है, बता। बात कोई भी ना भाई साहब, बता। बोल ले यारे, ये वीडियो बननी है, कोई दिक्कत ना ले। कौन ले आ रहे हैं? रुक जा, कौन ले आ रहे हैं? रुक जा बोलंदा। मसला तो बताओ, मसला क्या है इसका? वीडियो बननी है, कोई दिक्कत ना बेटे। अरे वीडियो बननी है तो परेशान हो रहा है, क्या बात है? साइड में अरे वीडियो बननी है, कोई बात नहीं, वीडियो बननी है। क्या मसला है, क्या मैटर है, क्या मैटर है? कहीं नहीं आया, तारीख पारी करने वैसे ही कर रहा है। पिछले मुकदमे जब भी मैं घर से ऐसे उठाया और अब जो फिर ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। ये रास्ते में रास्ते में जबरदस्ती उठा रहे नहीं, रास्ते में नहीं उठा कर यहाँ ना मिलेगा। शिकारपुर वाले अरे वकील साहब यहाँ से चैम्बर का चला लेके चैम्बर का नहीं दे दो पुलिस करेंगे ना। आज न्यायालय परिषद में जो घटना हुई बड़ी अशोभनीय घटना थी। एसओजी बताकर शिकारपुर के एक अभियुक्त को जो तारीख करने ACJ JD 5 के आया था उसे कोर्ट कैंपस से उठाने की कोशिश की। जानकारी चाही गई कि यह पुलिस है, कहाँ के हैं। सिविल वर्दी में लोग थे, कुछ लोग एसओजी बता रहे थे अपने आप को, कुछ कह रहे थे कि ये पुलिस वाले हैं, लेकिन अधिवक्ताओं द्वारा उन्हें रोका गया। यदि न्यायालय परिसर में ऐसी घटनाएं होती हैं तो यह बहुत निंदनीय अशोभनीय घटनाएं हैं। मैं कप्तान साहब से निवेदन करता हूं
कि ऐसी घटनाएं फिर न दोहराई जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से पुनः निवेदन करता हूं कि ऐसी अशोभनीय घटना पुलिस के द्वारा बार कैंपस में या कोर्ट कैंपस में न दोहराई जाए। लोग तारीख पाएंगे, उन्हें उठाने की कोशिश की जाएगी, पुलिस और अधिवक्ता टकराव होगा। यदि यह दोहराई गई तो उस टकराव की पूरी संभावना रहेगी, जिससे आने वाले समय में पुलिस और अधिवक्ता टकराव पैदा होगा। धन्यवाद। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। क्या नाम है आपका? सुरैया। रुकैया सुरैया सुरैया। आज 2-3 साल के बाद आई है, कोर्ट का जजमेंट आया है। क्या था मामला? मेरे भाई का मर्डर हो गया था, उसमें मेरे बच्चों को झूठा फंसा दिया था। 6 साल आज मुकदमा, 6 साल के बाद ये मुकदमा बरी हुआ। आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है मेरे लिए। आज मेरे दोनों बच्चे आज़ाद हो गए, बरी हो गए मेरे बच्चे दोनों के दोनों। आपके ही भाई का मर्डर हुआ था? सगे भाई का मर्डर था मेरे। तो क्या कहेंगे आज जो फैसला है? बहुत खुश हूँ मैं आज। मेरे वकील साहब ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका, बहुत अच्छा फैसला मिला मुझे मेरे बच्चों को। इंसाफ मिल गया। खौल थाना क्षेत्र के मामले में आज जजमेंट आया है, क्या था पूरा मामला, कब का था ये थाना चरथावल पर 1/2/18 में FIR दर्ज हुई थी, क्राइम नंबर 52 अंतर्गत धारा 302 IPC। इसमें उस समय दिनांक 31/1/18 को एक घटना घटित दिखाई गई थी, जिसमें एक मोबिन नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उस हत्या में उनके सगे भांजे जावेद ने FIR दर्ज कराई थी, उसी कस्बे के रहने वाले 2 लोगों के विरुद्ध, दिलावर और शहजाद के विरुद्ध। और थाना पुलिस द्वारा 4 माह बाद उसी मुकदमे में वादी जावेद को ही मुलजिम बनाकर जिला कारागार में निरुद्ध कर दिया। और 4 माह बाद उससे एक छुरी, आला कत्ल में जो इस्तेमाल की गई थी छुरी, वो छुरी दिखाई गई कि इससे बरामद हुई है, और दो मुकदमे लगाकर जिला कारागार में निरुद्ध कर दिया। और दोनों भाई, दूसरा भाई छोटा अरबाज था, उसको भी मुलजिम बना दिया, जबकि उस दिन घटनास्थल पर ये मौजूद नहीं थे। इसमें चार गवाह डिफेंस एविडेंस में दाखिल किए गए हैं। चारों गवाह ने बताया कि दिनांक 1/18 को ये रात्रि से लेकर सुबह 11 बजे तक अपने घर पर किदवई नगर मोहल्ला ये आपका मक्की नगर में मौजूद रहे हैं, थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर में, जबकि घटनास्थल था चरथावल का। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर घटना दिखाई गई है। और जबकि ये एविडेंस थी, इस संबंध में मृतक की मां नफीसा के द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया गया था कि मेरे नवासे घटना वाले दिन मेरे घर पर मेरे साथ मौजूद थे। ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी गवाही को भी कंसिडर किया, जो चारों एविडेंस डिफेंस में दी गई थी उनको भी कंसिडर किया, और जो 14 गवाह PW14 जो प्रोसिक्यूशन द्वारा जब एग्जामिन कराए गए थे, उनके आधार पर पर्याप्त साक्ष्य न मानते हुए दोनों भाइयों को, जावेद और अरबाज को, दोनों भाइयों को आज ऑनरेबल कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है दोनों मुकदमों में। वादी को ही इसमें आरोपी बना दिया था। वादी को एक ऐसे केस जो है कभी कमी आते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा दिखाया गया कि सरकमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर पुलिस ने एक जो स्टोरी बनाई, उन्होंने बताया कि इनका विवाद था, मकान को लेकर इनका विवाद था। ये लोग की बहन मकान लेना चाहती थी, उसके संबंध में इनका अपने मामा से विवाद चल रहा था। और घटना वाले दिन दिनांक 31/1/18 को रात्रि में दो गवाह बनाकर पुलिस ने कहा कि सरकमस्टांशियल एविडेंस की घटना के समय यहाँ देखे गए थे। उस आधार पर पुलिस ने एक फर्जी स्टोरी तैयार कर उनको मुकदमे में 161 के बयान के आधार पर मुलजिम बनाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कितना टाइम चला मुकदमा, कितने दिन जेल में रहे? इनमें से करीबन जो छोटा भाई है अरबाज, वो करीबन 7 महीने जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरुद्ध रहा, और बड़े वाला जावेद करीब 4.5 साल के आसपास जो है वो जिला कारागार में निरुद्ध हुआ, और नेबिल हाईकोर्ट से जमानत स्वीकार हुई। आज क्या फैसला, आज माननीय न्यायालय ADJ कोर्ट नंबर 6
में इनका ट्रायल चल रहा था और सारे गवाहों पे और डिफेंस एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय ने पूरी सुनवाई करने के पश्चात दोनों भाइयों को दोषमुक्त करने के आदेश पारित कर दिए। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। और मेरे भाई हमारे अभ्यर्थी ने भाई निवेदन करा तो कहीं ना कहीं संविधान की पहली बात। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकित कश्यप है। मैं कश्यप एक तकरार वो साथियों, मुझे बहुत दुख हो रहा कि 15 से 20 दिन में 3 बेटियों के साथ अत्याचार हुआ मुजफ्फरनगर जिले में। सबसे पहला अत्याचार आपका यहाँ पर हुआ, फिर खानपुर बुढ़ाने में हुआ, फिर एक मामला 12 साल वर्ष का मामला है रामराज थाने का हुसैनपुर गाँव। कहीं ना कहीं समाज पर हर रोज एक नया अत्याचार बढ़ता जा रहा और हम लोग हो गए परेशान। ना तो समाज समझने को तैयार, ना साथ देने को तैयार, और भाई ये प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है या नहीं है? कहीं ऐसी बात पर रोज अत्याचार हमारी बहन बेटियों को हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा? और आखिरकार हमारा ये प्रशासन क्यों हमारा साथ देने से डरता है या पीछे हटता है? या तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है, या आप किसी ना किसी प्रकार से कमजोर दबे कुचले लोग हो। या तो अपनी पावर बना लो और प्रशासन को और शासन को दिखा दो, या फिर चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ, अत्याचार हो रहा तो झेलते रहो। भाई हर गांव में तो लड़की पूजन कर लो, अपनी बहन बेटियों पर कब तक अत्याचार बर्दाश्त करेंगे हम लोग? भाई संविधान है, संविधान के तहत हम लोग काम करें। आपने देखा मकड़ी का जाला है, मकड़ी का जाला सिर्फ कीड़े मकोड़ों के लिए है, जो बड़े हत्ती है उनके लिए जाला है क्या? तो ये भी संविधान भी ऐसा ही हो रहा है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं और अमीरों की हर जगह सुनवाई है या नहीं है साथियों? तो यही कह रहा मैं आप लोगों को, संविधान में भी सुनवाई तब जाकर होगी आपकी, तब आप लोग राजनीति में मजबूती से लड़ोगे और जीतोगे। आप लोग यहाँ जनसंख्या दिखा सकते हो, अच्छी बात है, पर यहाँ से कुछ काम नहीं होने वाला। अगर विधानसभा में इतने ही हमारे नेता, इतने ही सांसद, इतने विधायक होंगे तो भैया मैंने कह रहा पुलिस प्रशासन आपका पूरा साथ देगा या नहीं देगा? पावर यहाँ दिखानी है, सभा उसमें दिखानी, लोकसभा में, विधानसभा में भेजोगे जब तो कुछ होगा, नहीं होगा साथ। आज 24 से 25 दिन हमारी बेटी को अपहरण करके लेकर गया, कुछ भी पता नहीं चला कि उसके साथ उसने मर्डर कर दिया उसका या रेप कर दिया उसका। अभी कोई सच्चाई की कोई घटना का कुछ पता तो नहीं चला साथियों। आपने आज दूसरी तीसरी बार आप लोग यहाँ कर बैठे, इसका कुछ समाधान हुआ? भाई पुलिस प्रशासन भी कह रहा हम प्रयास कर रहे और हम भी कह रहे हम भी प्रयास कर रहे, समाधान कुछ भी नहीं हो रहा। भाई आज पुलिस प्रशासन ने हमारे सामने एक मुजरिम को जेल भेज दिया, पर भाई मैं संतुष्ट नहीं हूँ। 4 मुजरिम है, 4 लोगों को जेल भेजो, तब जाके हम संतुष्ट हैं। गलत है क्या? वो मुजरिम है, चाहे 4 हो चाहे 1 हो, अगर 4 के नाम रिपोर्ट दर्ज है, 4 के नाम अगर रिपोर्ट दर्ज है तो मुजरिम 4 है या 1 हुआ? तो जेल 1 जगह या 4 जाएंगे? तो जेल 4 जाने चाहिए नहीं? आप संतुष्ट हो या नहीं? 1 से या 4 से? तो फिर जब तक बैठे रहेंगे, चाहे यहाँ बाढ़ भी आ जाएगी ना, जब भी बैठे रहेंगे। 4 मुजरिम को लाओ, जेल भेजो। जितना प्रशासन हमारा साथ दे रहा उतना ही हम देंगे। क्यों जी? भाई पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हम उनके साथ है। 4 को जेल भेजो और आज से अपनी टीम भी लगाओ दोबारा और हम भी लगेंगे। क्यों जी? भाई वे घर बैठे हमारी आंखों में रड़क रहे और हमें लोग बाग कह रहे भाई तुमने क्या कर लिया इनका? गलत है या नहीं है साथियों? तो भाई मैं तो पुलिस प्रशासन का आग्रह करूंगा कि 4 को जेल भेजेगा। मेरी तो मांग हुई है, पहली मांग, और दूसरी मांग है उसके बाद लड़की को लाओ, बरामद करो। और धाराओं में परिवर्तन तभी होगा जब लड़कियां मौजूद हो जाएगी अपने बयान में, ठीक है नहीं? तो मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से
निवेदन करूंगा, एकजुट रहो, अपनी ताकत दिखाओ साथियों। अरे भाई बारिश तो पड़ती रहेगी, मैं कह रहा बाढ़ भी आ जाएगी भाई। हमने 3 दिन धरने देकर महर्षि कश्यप चौक बनवा दिया बारिश में, आप लोग यार ये डर रहे। अरे बेटियों के लिए तो हम गला काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं साथियों। तो बैठे रहो साथियों। जय महर्षि कश्यप, जय कश्यप समाज साथियों। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उनको है एम्बुलेंस वाले मैं तो बीच में ही फिर मैं निकली हूँ, एक निकले हैं जब सारी खींची मैं और साइड में कहाँ है सोनवार निकला बना सब लेके तो बना कौन ले रखे। अगर भाई रुक जा, तुम अपना सब फोकस बात अभी रुक जा। क्या नाम है आपका? संजय। कहाँ के रहने वाले हैं? दनकौर के। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम इतवारपुर से आ रहे थे, दनकौर जा रहे थे, कबीर से आए थे। तो क्या मामला हुआ था फिर यहाँ? ये गाड़ी पल्ली साइड चल रही थी, हमारी साइड थी, पीछे से टक्कर मारी थी और वहाँ से गाड़ी खिसकती आई है सर। अच्छा, कितनी सवारी थी आपको? 6-7 सवारी थी उसमें। 4-5 लेडीज थी, 2 जेंट्स थे। कितने इनके चोट है? 3-4 जन इनके चोट है। गंभीर किसके है? गंभीर तो कमलेश और क्या नाम है, भाभी का चलो कोई बात नहीं। एक हमारी भाभी के चोट है, बड़ी के। उनका तो हाथ ही सारा पूरा पता पड़ा, उनका फोटो दे रहा जो चोट लगी है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर।
बिल्डोजर में बुलाई होते भी होते हैं तरीके के सारा सामान मीडिया भी नहीं दिख रही है, मीडिया दिख रही पहन के रहे मीडिया अंदर जोरदार नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा ने मीरापुर से मौजूदा विधायक चंदन चौहान पर जताया भरोसा। बिजनौर लोकसभा सीट से चंदन चौहान को बनाया गया उम्मीदवार। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के एनडीए गठबंधन ने चंदन चौहान को बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करते ही समर्थकों में भारी खुशी की लहर। प्रत्याशी घोषित होने पर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा नेताओं ने मनाया जश्न। मुजफ्फरनगर की हरदिया स्थली शिव चौक पहुंचे एनडीए गठबंधन प्रत्याशी चंदन चौहान ने की पूजा अर्चना। टाउन हॉल परिसर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। एनडीए प्रत्याशी चंदन चौहान ने दिया इस बार 400 का पार इशारा। बधाई देने वाले नेताओं का लगा हुआ है चंदन चौहान के आवास पर तांता। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का स्मरण करते हुए, अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने ये अवसर दिया कि बिजनौर लोकसभा का चुनाव लड़के सड़क से लेकर सदन तक वहाँ का आवाज़ उठाने का मौका मिले। ये अवसर देने के लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ। सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि जो लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसे जयंत चौधरी जी के जोश के साथ आने वाले समय में पूरा करने का हर युवा, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का आदमी 400 प्लस का मिशन जो एनडीए गठबंधन का है उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार पर ग्रामीणों का आक्रोश, खोली झूठे विकास कार्यों की पोल।
जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत भंडूरा में ग्राम प्रधान संगीता पाल के द्वारा विकास कार्य न किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की शिकायत जनपद के जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी से की थी, जिसमें ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर ग्राम पंचायत भंडूरा में विकास कार्यों की जांच हेतु एक जांच टीम गठित की गई, जिसमें बुधवार को गांव भंडूरा के प्राथमिक विद्यालय में जांच अधिकारी गौरव प्रकाश भूमि संरक्षण अधिकारी पहुंचे, जहां गांव में जांच टीम पहुंचने की जानकारी पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। वहीं जांच अधिकारी ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए ग्राम प्रधान संगीता पाल व शिकायतकर्ता पक्ष को बंद कमरे में बैठाकर दोनों पक्षों की बात सुनी गई। इसके पश्चात जांच अधिकारी ने गांव में पहुंचकर नाली, सफाई व्यवस्था, सड़कों, खंभों इत्यादि एवं गांव के मुख्य मार्गों, शहीद स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीणों ने बंद कमरे में जांच से संबंधित वार्तालाप पर आपत्ति जाहिर की, तो वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव की मिलीभगत से सरकार द्वारा ग्राम पंचायत भंडूरा में विकास कार्य कराए जाने हेतु आए लाखों रुपए की रकम का आपस में ग्राम प्रधान एवं सचिव के द्वारा किया गया बंदरबांट यदि नहीं की गई अधिकारियों के द्वारा ग्राम पंचायत भंडूरा में कागजी विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच तो फिर से करूंगा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत। वहीं पूरे मामले को लेकर जांच टीम के गांव में पहुंचने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं लोगों में बनी रही। वहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जांच अधिकारी ग्रामीणों के संग गांव का निरीक्षण करने में जुटे रहे, तो वहीं जांच टीम ने प्रत्येक शिकायतवार बिंदु पर बारीकी से जांच कर अपनी रिपोर्ट आगे प्रेषित की है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़ जनपद मुजफ्फरनगर। साफ सफाई बाबूजी, आपका नाम? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जी, आज गांव भंडूरा में शिकायत की है, आपके द्वारा शिकायत की गई थी, जांच भी आई थी, क्या प्रकरण था और क्या आवश्यकता पड़ी जो शिकायत करनी पड़ी? गांव में सफाई नहीं करी और जी का नाम 14 लाख रुपए सफाई के नाम से रजिस्टर में चढ़ा दिए और जी लाइट के नाम के 6 लाख रुपए रजिस्टर में चढ़ा रखे, जबकि लाइट पहले प्रधान की लगी हुई 5-4 लाइट के 6 लाख रुपए निकाल लिए। नलकों का जो नलके थे सबके रिबोर करके 7 लाख रुपए उनके निकाल लिए। इंटरलॉक जो पुरानी पाड़ कर लगाई स्कूल वगैरह में भी वो नई ईंटें निकाल ली। सब अपना शोर पालन में लगा पैसा, यहाँ गाँव वाले देखते रह रहे। एक रास्ते पर सफाई कभी झाड़ू लग जाए और गाँव में कभी अंदर सफाई नहीं हुई। तो आज जांच आई थी? आज जांच आई थी, जांच वाले कहने लगे हम देख कर अपना आप कर लेंगे। अब वो देखो क्या करते हैं। अच्छा, बंद कमरे में जांच की गई? बंद कमरे में जांच करी उन्होंने, कहा भाई कोई और ना है, कोई ना और, जबकि हमने कहा खुली मीडिया भी हमारे साथ रहेगी और गाँव वाले रहेंगे। गाँव वालों से पूछो ना कि यहाँ सफाई हुई या लाइट लग रही या पहली लगी हुई या नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, क्या ना हुआ, तो गांव वाले बताओगे ना। जब हम खुली वो करना चाह रहे, ये अंदर ले जाकर उनको नहीं हम समझदार, हम किससे जरूरता। जो जांच हुई है इससे आप संतुष्ट है या? संतुष्ट तो हम जब जाए जब वो हमारी रिपोर्ट का कुछ पता दें। हमारे पेड़ जो लगाए थे उन्होंने इल्जामों और कब्रिस्तानों में उनकी कोई जाँच नहीं करके गए वो, जबकि यूँ कहने लगे जो तुम्हारी शिकायत है उसी की जाँच करेंगे। अगर जांच मतलब कि सही जांच नहीं हुई तो अगला कदम क्या? अगर सही जांच नहीं हुई तो मुख्यमंत्री का मैंने पहले दरख्वास्त दी थी, फिर दूंगा मैं इसकी टोटल पैसे की, जितना पैसा निकल रहा है इसने 1.5 करोड़ रुपया, और जितना काम नहीं हुआ। योगी सरकार जो है योगी सरकार समय समय पर पैसा भेज दिया है। इस तरह के ग्राम प्रधान जो है गांव में
जो पैसा नहीं लगा पाते, क्या कहना चाहते हैं? मनरेगा योजना में जोड़ काम नहीं करा, वो अमृतसर हो रहा उसमें कोई काम नहीं हुआ, वहाँ से लैट्रीन में रेत और ईंटें जो लगे वो बिल्कुल पिल्ली ईंटें लगाई। जब हमारे सरकार ने पैसा दे रही और पैसा देने के बाद में वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसमें खाई बाड़ी बांटा चूटी चल रही, तो ये कहाँ का तरीका है? इस वजह से हमने जांच के लिए आदेश करवाए थे। मुख्यमंत्री को हमने 3 बारी वो कर लिया, क्या नाम, फैक्स कर लिया। जी, तो अगर ये जांच सही नहीं होती तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री को आदेश करूँगा। कौन सी ग्राम पंचायत है? यह भंडूरा ग्राम पंचायत है, जनपद मुजफ्फरनगर। जी, आज मेरा नाम मुस्तकीम खान भंडूरा। आज गांव में जांच आई है, किस प्रकार की जांच आई है और क्या मामला? जांच एक तो बंद कमरे में जांच हुई, बंद कमरे में तो कोई जांच होती नहीं कभी भी। जी, जांच तो सार्वजनिक होनी चाहिए, अगर जांच है तो पब्लिक के सामने होनी चाहिए, पब्लिक की समस्या सुननी चाहिए। जांच तो हो सके बंद कमरे में, हम तो जांच नहीं मानते इसे। जांच का कारण क्या है? जांच का कारण गाँव का भ्रष्ट, गाँव में जो भी काम हो रहा है वो सब भ्रष्ट काम हो रहा, जेन्युइन कोई काम है नहीं गाँव में। किस तरह का काम? गाँव ये है, यहाँ से ईंट पाड़ के ले गए, उस रास्ते पे जाके लगा दी, वो दिखा दिया कि नहीं ईंट यहाँ लगाई, पाड़ के दूसरी तरफ से लगा दी। जो रास्ते हमने 3-3 साल से लिखवा रखे, जिन रास्ते की जरूरत है आप चल के देख लो अपने सामने, उन रास्तों की हालत देख लो चल के। हमने मिट्टी भी डाल के तैयार कर रखा है, इन्होंने इनसे ईंट तक नहीं लगी, कोई ईंट नहीं लगाई इन्होंने हमारे यहाँ कहने से भी। कोई सफाई अगर ये सफाई बता रहे, कम से कम मेरे ख्याल से 200-250 मकान के करीब है उस बस्ती में, नई बस्ती बाग वाली, जाकर देखो कोई सफाई का काम नहीं करा। ग्राम प्रधान से के विकास कार्यों से आप पूरी तरह से? हम कोई संतुष्ट नहीं है, पूरे असंतुष्ट है, कोई संतुष्ट है ही नहीं। अच्छा, जांच आई है गांव में, तो क्या जांच अधिकारी पे भरोसा है? क्या किस तरह से मान? जांच अधिकारी पे भरोसा तो जब करेगा ना आदमी, सार्वजनिक जांच करो ना, बंद कमरे में जांच क्यों हो रही है? बंद कमरे को हम तो जांच नहीं कहते ना, वो जांच होती है। मुझे जांच में कुछ शक है पूरा, कोई जांच ही नहीं हो रही। सार्वजनिक जांच होती, पब्लिक खड़ी थी वहाँ पे, 1000 आदमी खड़े थे, लोगों से पूछते क्या मामला, क्या समस्या, अधिकारी का काम ये तो होता है जी। तो किसी अधिकारी ने तो कोई सवाल तो करा नहीं किसी। बता रहे थे कि विकास जो है पूर्व की सरकार में हुआ है, क्या किस तरह? ये बसपा की सरकार थी, बहन जी उस टाइम मुख्यमंत्री थी, उस टाइम जो ये रोड हमारे यहाँ जो मजबूत दिखाई दे रहे हैं हर तरीके से, ये उसी टाइम के बने हुए, उसके बाद तो कोई विकास का काम नहीं। कहने का क्या तात्पर्य है कि योगी सरकार में विकास कार्य नहीं हुआ आपके गाँव? हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ जी। क्या कहना चाहते हैं? अब इसकी जिम्मेदार कहने के बारे में तो ये सब लोग खड़े, इनसे पूछ लो, और बाकी इसी चीज़ की जवाबदेही जो होती है वो प्रधान की होती है। क्या सरकार प्रधान को पैसा नहीं भेज रही? सरकार पूछेगी ना प्रधान से, भाई हम पैसा मेरा नाम अब्दुल सलाम है। अब्दुल जी, कौन सा गाँव है? ये भंडूरा गाँव है। आज जांच आई है, किस तरह की जांच है और क्या कारण है जो जांच आई है? बस शिकायत ही है जी प्रधान की तरफ से, इनकी गाँव वालों की। हाँ, सफाई नहीं है और कोई काम नहीं है, ऐसा विकास का काम नहीं। सरकार तो बहुत पैसा दे यहाँ लगा दो गाँव में, तो आपके सामने भी आए, आप खुद देख लो जांच करके यहाँ सारे गाँव में विकास नहीं हो गया जी। कहाँ है तो दिख रहा है सामने, अधिकारी आए हुए ये जांच करके खुद ही पता। हाँ जी, हाँ जी, एक आसनगर गाँव है। सफाई की बात की जाए क्या? नहीं, हमारे सामने तो हम तमाम मौजूद दिखा दे। सरकार बताती है कि प्रत्येक गांव में पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया है, गांव में प्रत्येक योजनाओं का लाभ दे रही है। आप कह रहे हैं कि गांव में किसी तरह का विकास जी, तो तुम्हारे सामने है, आज हमारे से क्या पूछो, आप थारी नज़रों के सामने, आप खुद देख लो यहाँ से। क्या कहना चाहते हैं? बस ये जी सफाई सुफाई के बारे में विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। सरकार थोड़ा ही है, पैसा आता है, हाँ बहुत पैसा है, सरकार का तो बहुत ध्यान है गाँव पे। बाकी ये प्रधान है, इनकी जिम्मेदारी है क्या करवाना क्या नहीं। क्या नाम है प्रधान जी? संगीता पाल है जी। सर, किस तरह की जांच थी और क्या जांच में पाया गया सर? प्रधान के द्वारा जो गांव में कार्य किए जाते हैं उनकी शिकायत है और जांच की जा रही है। मौके पर देखा जा रहा है, अभिलेख तो हैं, लेकिन मौके पर जो मिलान किया जाएगा, जो सही होगा उसकी रिपोर्ट बना के फॉरवर्ड करी जाएगी। सर, काफ़ी देर तक बंद कमरे में मीटिंग चली है सर, सार्वजनिक मीटिंग क्यों नहीं हुई सर? इतना ज़्यादा शोर है, दोनों पक्षों को बैठाल करके वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, उनसे शिकायत, उनको बिंदुवार शिकायत सुनाई गई है और शिकायत के जवाब दूसरे पक्ष से पूछे गए हैं, दोनों के अभिलेख चेक किए गए हैं और ये आपका जो डीजे बज रहा है इसको देखते हुए दरवाज़ा बंद किया गया था। कार्यों में कमी पाई जाती है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये मेरा काम नहीं है, मैं जांच अधिकारी हूँ, इसके लिए जो संबंधित सक्षम अधिकारी हैं वो कार्रवाई करेंगे। नमस्कार,
CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। आप सभी को पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इस वक्त बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य की 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दमदार प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बाकी सीटों पर भी जल्द ही घोषणा होने वाली है। अब हम बात करें सहारनपुर लोकसभा सीट की, जो अपने आप में एक नंबर 1 लोकसभा सीट कहलाती है। यहीं से हार जीत का फैसला भी होता है। ऐसा माना जाता है कि बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है सहारनपुर लोकसभा सीट का चुनाव, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई है, जिसका फैसला भारतीय जनता पार्टी हाई कमान के हाथ में है। जिस चाहे प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है, मगर बात की जाए संभावित मजबूत प्रत्याशी ईश्वर सिंह नेगी की, तो हाईकमान से उन्हें पूरी तरह आश्वासन मिला हुआ है। इस बात को लेकर ईश्वर सिंह नेगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्णतः आश्वस्त है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेगी एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। तमाम देश के कोने कोने से हाई कमान भारतीय जनता पार्टी पर नेगी के नाम पर मोहर लगाए जाने को लेकर सिफारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं बात की जाए नेगी के समर्थकों की, तो उनके समर्थन में संत समाज संघ से जुड़े हुए लोग और मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं के द्वारा उनकी सिफारिशें लगातार हाईकमान से की जा रही है और उन्हें आश्वासन भी दिया गया है। सभी सर्व समाज एवं सर्वधर्म के लोगों का समर्थन हासिल किया हुआ है। ईश्वर सिंह नेगी जैसा मिलनसार जमीनी स्तर के नेता की जरूरत सहारनपुर लोकसभा सीट के मतदाताओं को है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज। उत्तर प्रदेश राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला मंत्रिमंडल का किया गया विस्तार। योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राजभवन में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में 4 नए मंत्रियों ने ली शपथ। जो 4 नए मंत्री बनाए गए, उनमें से 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं व 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें 3 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नए मंत्रियों में 2 OBC, 1 ब्राह्मण और 1 जाटव को जगह दी गई है। यह विस्तार भले ही छोटा हो, लेकिन भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से खासा असरदार होने वाला है। भाजपा इस विस्तार से कई तरह के संतुलन साधने की कोशिश में है। राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए तो गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा से विधायक ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राजभर बिरादरी को साधने की कोशिश की गई है। विधानसभा चुनाव में राजभर सपा के साथ थे। इससे गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर सहित इस क्षेत्र में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ओम प्रकाश राजभर काफ़ी दिनों से मंत्रिमंडल में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन अब जाकर उन्हें नए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जगह मिल पाई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में पहुंचे थे ओम प्रकाश राजभर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी सीट से सपा विधायक रहे दारा सिंह चौहान को भाजपा फिर से अपने साथ ले आई। चौहान पहले समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर फिर भाजपा से घोसी
विधानसभा से चुनाव लड़े थे। हालांकि परिणाम विपरीत मिला और धारा सिंह चुनाव हार गए। हार के बाद भी भाजपा की नज़र में धारा सिंह की अहमियत कम नहीं हुई और उन्हें विधान परिषद सदस्य बना दिया गया। अब मंत्रिमंडल के सदस्य बन गए। कैबिनेट मंत्री का दर्जा दारा सिंह चौहान को मिला है। भाजपा के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा को भी नए मंत्री पद से नवाजा गया। सुनील शर्मा क्षेत्रीय स्तर पर ब्राह्मणों के मान्य नेताओं में गिने जाते हैं। सुनील शर्मा से नाराजगी को कम करने के उद्देश्य से इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया है। वैसे सुनील शर्मा के नाम एक रिकॉर्ड भी है। वह सबसे अधिक वोट से विधानसभा चुनाव जीते थे। मंत्रिमंडल में एक जगह राष्ट्रीय लोकदल को भी मिली। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा से अनिल कुमार राष्ट्रीय लोकदल कोटे से मंत्री बने हैं। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाटों को साधने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उपजी नाराजगी को कम करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी का अनिल कुमार को मंत्री बनाने का यह कदम मददगार साबित होगा। राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा चुनाव में बागपत और बिजनौर की 2 सीटें भी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश जनपद मुजफ्फरनगर से कैबिनेट मंत्री के तौर पर अनिल कुमार को नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से अति पिछड़े लोगों को उनकी हिस्सेदारी में मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़ जनपद मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस सर्विस लांस टीम के द्वारा 21 लाख रुपए कीमत के कुल 110 मोबाइल फ़ोन किए गए बरामद। आपको बता दें कि यह मोबाइल फ़ोन गुम हुए एवं बाज़ारों इत्यादि में खोए हुई स्थिति के बरामद किए गए हैं, जिनको लेकर जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने मीडिया से वार्ता करते हुए दी जानकारी। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़। गए हैं किस तरह का गुड वर्क रहा, कितनी कीमत है इसकी? जनपद मुजफ्फरनगर में सर्विलांस सेल ने आज यहाँ पर तकरीबन 21 लाख रुपए मालियत के 110 मोबाइल फ़ोन जो कि खो गए थे पब्लिक के, उसको बरामद करते हुए आज पब्लिक को लौटाया है। इसमें पूरी लीड हमारे SP सिटी श्री सत्यनारायण ने ली है। इसमें इन्होंने अपनी लीडरशिप के अंतर्गत सर्विलांस सेल से ये महत्वपूर्ण काम कराया है और एक पूरा सेल गठित किया है, जिसमें यदि आपका मोबाइल खो जाता है तो IMEI नंबर के साथ उसकी तत्काल सूचना आप संबंधित थाने को देंगे तो वो पूरा एक सिस्टम स्ट्रीमलाइन है कि वो सर्विलांस सेल को बताएंगे। वो सर्विलांस सेल CEIR पोर्टल के माध्यम से और अन्य तकनीकों के माध्यम से इन मोबाइल्स को ढूंढने में हमेशा प्रयत्नशील रहती है। इसमें सर्विलांस की टीम खासकर कांस्टेबल सौरभ ने बहुत अच्छा काम किया है। इस पूरी टीम को मेरे द्वारा 5000 रिवॉर्ड की घोषणा की गई है। सर कोई चोर भी पकड़ा गया है, इस तरह से कोई गिरोह भी है इसके पीछे, या किस तरह से आप लोगों ने? ये जो मोबाइल फ़ोन्स है ये खोने वाले मोबाइल्स हैं जिसको किसी अन्य व्यक्ति ने उठा दिया था जो कहीं पड़ा हुआ था। इसमें चोरी या लूट या अन्य प्रकार के आपराधिक प्रकरणों वाले मोबाइल नहीं है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला मंत्रिमंडल का किया गया विस्तार। योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राजभवन में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में 4 नए मंत्रियों ने ली शपथ। जो 4 नए मंत्री बनाए गए उनमें से 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं व 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें 3 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नए मंत्रियों में 2 OBC, 1 ब्राह्मण और 1 जाटव को जगह दी गई है। यह विस्तार भले ही छोटा हो लेकिन भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से खासा असरदार होने वाला है।
भाजपा इस विस्तार से कई तरह के संतुलन साधने की कोशिश में है। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा से विधायक ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राजभर बिरादरी को साधने की कोशिश की गई है। विधानसभा चुनाव में राजभर सपा के साथ थे। इससे गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर सहित इस क्षेत्र में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ओम प्रकाश राजभर काफ़ी दिनों से मंत्रिमंडल में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन अब जाकर उन्हें नए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जगह मिल पाई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में पहुंचे थे ओम प्रकाश राजभर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी सीट से सपा विधायक रहे दारा सिंह चौहान को भाजपा फिर से अपने साथ ले आई। चौहान पहले समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर फिर भाजपा से घोसी विधानसभा से चुनाव लड़े थे। हालांकि परिणाम विपरीत मिला और दारा सिंह चुनाव हार गए। हार के बाद भी भाजपा की नज़र में दारा सिंह की अहमियत कम नहीं हुई और उन्हें विधान परिषद सदस्य बना दिया गया। अब मंत्रिमंडल के सदस्य बन गए। कैबिनेट मंत्री का दर्जा दारा सिंह चौहान को मिला है। भाजपा के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा को भी नए मंत्री पद से नवाजा गया। सुनील शर्मा क्षेत्रीय स्तर पर ब्राह्मणों के मान्य नेताओं में गिने जाते हैं। सुनील शर्मा से नाराजगी को कम करने के उद्देश्य से इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया है। वैसे सुनील शर्मा के नाम एक रिकॉर्ड भी है। वह सबसे अधिक वोट से विधानसभा चुनाव जीते थे। मंत्रिमंडल में एक जगह राष्ट्रीय लोक दल को भी मिली। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा से अनिल कुमार राष्ट्रीय लोक दल कोटे से मंत्री बने हैं। राष्ट्रीय लोक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाटों को साधने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उपजी नाराजगी को कम करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी का अनिल कुमार को मंत्री बनाने का यह कदम मददगार साबित होगा। राष्ट्रीय लोक दल लोकसभा चुनाव में बागपत और बिजनौर की 2 सीटें भी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश जनपद मुजफ्फरनगर से कैबिनेट मंत्री के तौर पर अनिल कुमार को नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से अति पिछड़े लोगों को उनकी हिस्सेदारी में मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़ जनपद मुजफ्फरनगर। नमस्कार, CS7 न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस सर्विस लांच टीम के द्वारा 21 लाख रुपए कीमत के कुल 110 मोबाइल फ़ोन किए गए बरामद। आपको बता दें कि यह मोबाइल फ़ोन गुम हुए एवं बाजारों इत्यादि में खोए हुई स्थिति के बरामद किए गए हैं, जिनको लेकर जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने मीडिया से वार्ता करते हुए दी जानकारी। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़। गए हैं किस तरह का गुड वर्क रहा, कितनी कीमत है इसकी? जनपद मुजफ्फरनगर में सर्विलांस सेल ने आज यहाँ पर तकरीबन 21 लाख रुपए मालियत के 110 मोबाइल फ़ोन जो कि खो गए थे पब्लिक के, उसको बरामद करते हुए आज पब्लिक को लौटाया है। इसमें पूरी लीड हमारे SP सिटी श्री सत्यनारायण ने ली है। इसमें इन्होंने अपनी लीडरशिप के अंतर्गत सर्विलांस सेल से ये महत्वपूर्ण काम कराया है और एक पूरा सेल गठित किया है, जिसमें यदि आपका मोबाइल खो जाता है तो IMEI नंबर के साथ उसकी तत्काल सूचना आप संबंधित थाने को देंगे तो वो पूरा एक सिस्टम स्ट्रीमलाइन है कि वो सर्विलांस सेल को बताएंगे। वो सर्विलांस सेल CEIR पोर्टल के माध्यम से और अन्य तकनीकों के माध्यम से इन मोबाइल्स को ढूंढने में
हमेशा प्रयत्नशील रहती है। इसमें सर्विलांस की टीम, खासकर कांस्टेबल सौरभ ने बहुत अच्छा काम किया है। इस पूरी टीम को मेरे द्वारा 5,000 रिवॉर्ड की घोषणा की गई है। सर, कोई चोर भी पकड़ा गया है इस तरह से? कोई गिरोह भी है इसके पीछे, या किस तरह से आप लोगों ने? ये जो मोबाइल फ़ोन्स है, ये खोने वाले मोबाइल्स हैं जिसको किसी अन्य व्यक्ति ने उठा दिया था, जो कहीं पड़ा हुआ था। इसमें चोरी या लूट या अन्य प्रकार के आपराधिक प्रकरणों वाले मोबाइल नहीं है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। 9 मार्च को भारतीय राजनीति में आ सकता है बड़ा भूचाल। सूत्रों के अनुसार खबर है कि मायावती को इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा सोनिया गांधी कर सकती है। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों पर कांग्रेस 17 एवं बसपा 25 और समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। खबर है कि उम्मीदवारों का चयन अंतिम समय में किया जाएगा। वहीं इंतजार करना होगा कि कब तक लोकसभा सीटों पर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज। वहीं मायावती को PM उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं लगातार तेजी से। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। आज महाशिवरात्रि त्यौहार पर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि यहाँ पर शिव चौक पर हमको और जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित करके यहाँ पर आरती में उसके आयोजन में शामिल कराया गया। मन बहुत प्रसन्न है और यहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और यहाँ पर जितने भी हमारे शिव भक्त हैं और जितने भी हमारे कावड़ हो चाहे डाक कावड़ हो, उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, जो पूरी तरह निर्वहन की जाए। आगामी त्योहारों को लेकर सबसे बैठकें हो चुकी हैं सारे स्टेक होल्डर से। सारी हमारी बंदोबस्त पूरी है। CAPF की भी फोर्सेज आ चुकी हैं जिसका डिप्लॉयमेंट कानून व्यवस्था के लिए किया जा रहा है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर।